हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो आपका इवोल्यूशन चैप्टर ख़त्म हो चुका है और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, दोनों ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे। वैसे अगर आपके सारे टॉपिक अगर क्लियर हो गए होंगे तो क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए, अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? बताइए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 450 करोड़ साल पहले, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति के लिए अमीनो एसिड आवश्यक है? किस वैज्ञानिक ने बताया? ओपेरिन ने। आपको पता होगा वॉन हेलमोंट तो ये मानते थे कि अगर गेहूं की बाली और गंदे कपड़े को साथ पर रख दिया जाए तो चूहे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रैट्स बन जाते हैं, जो कि गलत था। ओपेरिन ही जो थे वो साइंटिफिक तरीके से बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन असमजात अंग है? अब बताइए, असमजात अंग किसे कहते हैं? जिसका बनावट तो अलग अलग हो लेकिन काम एक हो। बनावट अलग अलग लेकिन काम एक समान होता है तो उसे हम कहते हैं असमजात अंग। तो वो है चमगादड़ और कीड़ों का पंख, जिसका बनावट अलग होगा लेकिन काम एक है, उड़ने का। नेक्स्ट, डार्विन फिंच बहुत अच्छा उदाहरण है। डार्विन फिंच किस चीज़ का उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का। आपको पता होगा डार्विन जब गए थे गैलापागोस द्वीप पर तो उन्होंने किस चिड़िया को देखा था? फिंच को देखा था। तो फिंच को ही हम लोग डार्विन फिंच कहते हैं और वो अच्छा उदाहरण थी किस चीज़ की? अनुकूली विकिरण की। नेक्स्ट चलते हैं, वैसे अंग जिनकी बनावट तो समान है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। तो बनावट समान लेकिन काम अलग अलग होंगे तो क्या कहलाते हैं? असमजात अंग। असमजात अंग वैसे अंग होते हैं जिनकी बनावट अलग अलग होती है लेकिन काम एक समान होते हैं, तो वो होते हैं असमजात अंग। लेकिन काम अगर समान हो जाए तो वो, काम अगर अलग अलग हो जाए तो समजात अंग, जो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, घोड़े के विकास के क्रम में सबसे नज़दीक का पूर्वज कौन सा है? बताइए। सबसे नज़दीक का है इक्वस। ठीक है, सॉरी, ये सभी घोड़े के पूर्वज ही हैं, यूहिप्पस, मिरीशिहिप्पस, मेसोहिप्पस, और लेकिन इक्वस अभी सबसे तत्काल का पूर्वज है घोड़े का। नेक्स्ट, मानव पृथ्वी पर उत्पन्न किस युग में हुए थे? बताइए, किस युग में हुए थे? तो मानव जो है वो उत्पन्न हुआ था सीनोजोइक में, आज से लगभग 6 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 66 मिलियन ईयर्स अगो सीनोजोइक युग चलता था, उस समय मानव की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट, लामार्क के सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित हैं? बताइए। तो लामार्क के सिद्धांत आधारित है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लामार्क ने बताया था ना कि जो भी लक्षण शरीर में बाहर से आते हैं उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं, फिर इनकी वंशागति हो जाती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। तो लामार्क के सिद्धांत उपार्जित लक्षणों पर आधारित है, यानी कि आंसर इज सी। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी? बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इजी है। डार्विन ने। आपने बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो खरीद के पढ़िए, अच्छी बुक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? बताइए। ये भी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ही दिया। तो डार्विन ने ही काफ़ी कुछ बायोलॉजी के लिए किया है, जैव विकास के बारे में। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। नेक्स्ट, ये है आपके सारे ऑप्शन। अगर वीडियो बताते समय अगर कोई आंसर आप मिस कर दिए हो तो उसका ये टोटल आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये है 10 ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपको इसको याद कर लेना है। हालांकि देखो, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कोई फिक्स नहीं होते हैं कि यही ऑब्जेक्टिव आएंगे एग्जाम में। आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, फिर जो बुक पढ़ते हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ आइडियाज़ के लिए ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बाकी चीज़ आपके ऊपर है, आप बुक पढ़े, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। देखो, जीवाणुओं में क्या है? ये एक एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। जीवाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता को डार्विन के प्राकृतिक चयन के आधार पर वर्णन करें। मतलब क्या है कि जीवाणुओं के अंदर प्राकृतिक चयन के आधार पर आपको बताना है। जीवाणुओं में क्या है ना कि जैसे देखो, एंटीबायोटिक्स क्या है?
जब किसी बैक्टीरिया से किसी को बीमारी होती है तो उसे एंटीबायोटिक देकर उसे ठीक कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को बार बार एंटीबायोटिक दिया जाए तो उसके शरीर में जो बैक्टीरिया होंगे ना उनमें प्रतिरोधकता आ जाएगी, मतलब अब उनको एंटीबायोटिक सहने की आदत हो जाएगी, तो जिससे वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ आजकल हो चुका है कि कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधकता। तो क्यों हो गया है, देखो, जीवाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता डार्विन के प्राकृतिक चयन की योग्यतम की अतिजीविता का वर्णन करता है। मतलब देखो, आपने पढ़ा होगा डार्विनिज्म में, डार्विनवाद में मैंने पढ़ाया था कि जो योग्य होता है वही पृथ्वी पर रहता है। वैसे ही जीवाणुओं में भी है, उनमें भी जो एकदम फिटेस्ट होंगे, जो काफ़ी योग्य होंगे, वही एंटीबायोटिक से नहीं मरेंगे और वो शरीर में बचे रहेंगे और उनके अंदर प्रतिजैविक की प्रतिरोधकता आ जाएगी। फिर उनके संतान उत्पन्न होंगे तो उनमें भी प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधकता होगी और उनकी स्पीशीज बढ़ती चली जाएगी, जिससे ऐसे बैक्टीरिया का समुदाय बन जाएगा जो एंटीबायोटिक से ठीक ही नहीं होंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जीवाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता डार्विन के प्राकृतिक चयन की योग्यतम की अतिजीविता का वर्णन करता है। जो जीवाणु प्रतिजैविक के प्रति संवेदनशील होते हैं उनका अस्तित्व नहीं रहता। मतलब वैसे जीवाणु जो प्रतिजैविक को, एंटीबायोटिक को सह नहीं सकते, वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो सह लेते हैं वो बचे रहते हैं और फिर उन्हीं का अस्तित्व रहता है, उन्हीं का संतान उत्पन्न होता है, वही आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट, स्पीशीज की स्पष्ट परिभाषा दें। स्पीशीज की क्या स्पष्ट परिभाषा होगी, आप बताइए। देखिए, स्पीशीज क्या होती है, एक स्थान पर जो एक ही जाति का वह जीव जो अंतर प्रजनन कर सके, है ना। देखो, वैसे जीव है ना जो अंतर प्रजनन कर सकते हैं, जो एक दूसरे से प्रजनन कर सकते हैं, वही एक स्पीशीज कहलाते हैं। जैसे शेर का प्रजनन शेर के साथ होगा, बाघ का प्रजनन बाघ के साथ होगा, मनुष्य का प्रजनन मनुष्य के साथ होगा। तो ये सभी एक स्पीशीज के जीव हैं, तो इन्हीं को हम लोग स्पीशीज कहते हैं जो अंतर प्रजनन कर सकें। यहाँ पे मैंने आपको लिख भी दिया है कि किसी जीव का वैसा समूह जो अंतर प्रजनन कर सकते हैं उन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस हम लोग हैं ना, हम लोग अंतर प्रजनन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के लोगों की शादी भारत के लोगों से नहीं हो सकती है ना, ऐसी बात तो प्रजनन हो सकती है। ये सभी एक स्पीशीज के जीव हैं। ऐसे ही जो भी जीव जो अंतर प्रजनन कर सकते हैं वो एक स्पीशीज के होते हैं। नेक्स्ट, अनुकूली विकिरण के किसी एक उदाहरण का वर्णन करें। देखो, अनुकूली विकिरण के बारे में मैंने आपको दो उदाहरण बताए थे, एक डार्विन फिंच का और एक मार्सुपियल जंतुओं का। तो यहाँ पर डार्विन फिंच के बारे में मैंने यहाँ पर वर्णन कर दिया है और ये वर्णन मैंने आपको पहले टॉपिक में पढ़ा भी चुका है। क्या लिखा हुआ है, डार्विन फिंच जिसे डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर देखा था, उसमें खाने की आदतों के कारण ही भौगोलिक क्षेत्रों पर, एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार से विकसित हो गई थी, है ना। एक ही भौगोलिक क्षेत्रफल वो अलग अलग तरीके से विकसित हो गई थी, क्योंकि इनमें भोजन के लिए क्या होती थी, कंपटीशन होती थी। वो भोजन के लिए कंपटीशन करते थे, जिसके कारण क्या हो गया, उनके चोंच जो थे अलग अलग तरीके से विकसित हो गए थे। तो यही है अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट चलते हैं। क्या हम मानव के विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं? नहीं, हम मानव के विकास को अनुकूली विकिरण नहीं कह सकते, क्योंकि पृथ्वी पर एक ही स्पीशीज के मानव है। भले ही वो अलग अलग देश के कारण, अलग अलग वातावरण के कारण उनके रंगों में बदलाव हो गया है, लेकिन है तो मानव ही, है ना। और वो एक स्थान से फैले हैं, चारों तरफ उनका विकास हुआ है, इसलिए वो अनुकूली विकिरण नहीं दिखाते हैं। पांचवा, घोड़े के विकास के बारे में बताएं। तो घोड़े के विकास के बारे में देखो, मैंने यहाँ पे पूरी हिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस कर चुकी है, किया हुआ है मैंने। ये बस इंग्लिश में है, आप भी इसको इंग्लिश में ही लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि साइंस है। यहाँ पे मैंने इपोक लिखा है, इपोक मतलब ये युग है, कौन से युग में घोड़े का कौन सा पार्ट बना, कौन सा विकास हुआ, कौन से समय का। जैसे इयोसिन, देखो इयोसिन 54 मिलियन ईयर पहले की बात है, ओलिगोसिन 38 मिलियन ईयर पहले की बात है, मियोसिन 26 मिलियन ईयर पहले की बात है, प्लायोसिन 7 मिलियन पहले की बात है। तो वैसे ही प्लिस्टोसिन एंड प्रेजेंट अभी तक चल रहा है, 1 मिलियन साल पहले की बात है ये। तो ये समय है। फिर जीनस मतलब घोड़े का कौन सा, इयोसिन में कौन सा घोड़ा था, इयोहिपस। ओलिगोसिन में कौन सा घोड़ा पैदा हुआ, मिशियोहिपस। मियोसिन में मेरिशिहिपस, प्लायोसिन में पियोहिपस और प्लिस्टोसिन में इक्वस। जो भी मैंने उधर घोड़े के बारे में डिस्कस भी किया था,
तो भी घोड़े का सबसे नज़दीक का पूर्वज इक्वस ही है। तो ऊपर है युग, नीचे है समय कि कितने समय लगते हैं कौन से युग के, नीचे है जाति, फिर उसकी हाइट डिस्कस की गई है कि इयोहिपस की हाइट उस समय कब 54 साल पहले कितनी थी, 0.4 मीटर की थी, है ना, 0.4 मीटर की थी। फिर मेसोहिपस की हाइट 38 मिलियन साल पहले कितनी थी, 0.6। तो ऐसे ही मैंने टोटल हाइट डिस्कस की हुई है। फिर उनके अंगों के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पर, कितने उंगलियां आ गई उनके पैरों में। धीरे धीरे देखो, घोड़े में पहले 4 उंगलियां पाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपने उंगलियों का उपयोग कम करना स्टार्ट किया तो उनकी उंगलियां कम हो गई, और अब सिर्फ आपको घोड़े का कितना दिखता है, सिर्फ एक ही दिखता है। घोड़े का नाल जो होता है, घोड़े का जो पाँव है, सिर्फ एक ही है, लेकिन पहले ऐसे 4-4 हुआ करते थे उसमें। समय के साथ वो बदलाव हो गया। तो ये टोटल फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स है, यानी घोड़े का विकासीय क्रम यहाँ पर डिस्कस किया गया। आप इसको लिख लेंगे। हिंदी में मैंने क्या लिखा है, घोड़े के विकास का इतिहास लगभग 55 मिलियन वर्ष पुराना है। देखो यहाँ पे 54 मिलियन है ना, तो 55 मिलियन वर्ष पुराना है। इनमें मुख्य बदलाव इनका आकार, क्या क्या बदला हुआ, इनके शरीर में क्या क्या बदला हुआ। तो पहला आकार, दूसरा पैरों का बनावट, तीसरा दांतों की जटिलता, और फिर उनका आकार भी शामिल है। ठीक है, दांतों के आकार के बारे में मैंने यहाँ बात किया है, उनके शरीर के आकार के बारे में तो मैंने यहाँ बात कर ही दिया। तो यह है घोड़े के विकास के बारे में। तो मैंने आपसे 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए और 10 ऑब्जेक्टिव। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन इसलिए, और भी एनसीईआरटी में जो आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन उसमें इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है ना। तो इंटरनेट से जो क्वेश्चन है वो बहुत कम ही एग्जाम में आते हैं। तो कोशिश करें कि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया आप उसको याद कर ले, और जो टॉपिक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आप याद कर लें। इतना में आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जय विकास से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।